ये जो एसएसटी का एग्जाम है ना, इसके अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स को डर लगता है कि भैया पेपर बहुत मुश्किल आएगा। बट रियलिटी है ना कि तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि एसएसटी का पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम होता है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये पेपर सबसे आसान होगा और इसके अंदर तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे इजीली। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। देखो, आज अगर वॉइस में थोड़ा सा कम जोश मिले या फिर मेरी शक्ल थोड़ी सी अजीब सी तुम्हें लग रही हो तो डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में होगे तो तुम्हें पता होगा कि पिछले 3 से 4 दिन से तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी एंड आज मैं स्थिति में भी नहीं था कि मैं ये वीडियो बना पाता। बट क्योंकि तुम्हारे एग्जाम बहुत पास हो गए हैं तो मेरे पास कोई और चांस नहीं थी, कोई और चारा नहीं था कि मैं कभी और इस वीडियो को डालता। क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो को अभी नहीं डाला तो शायद कुछ बच्चे उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। तो तुम्हारा स्कोर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो वीडियो पे बढ़ते हैं, है ना। फुल जोश के साथ बोलेंगे, है ना, जितनी एनर्जी है उतनी लगाएंगे। अब देखो यार, सबसे पहली बात है, आज इस वीडियो के अंदर तुम्हें सब कुछ पता चलेगा कि एसएसटी अभी बचे हुए टाइम में कैसे पढ़ना है, एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करना है, पेपर के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपकी जो डेट्स, जो हिस्ट्री की डेट्स आपको याद नहीं हो रही थी वो डेट्स कैसे याद करनी है, सारी चीजें एक वीडियो में कवर है। बट उससे पहले देखो यार, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे भैया एसएसटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं यार तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, तुम्हें पता चलेगा एसएसटी का पेपर उतना मुश्किल नहीं आता, चाहे किसी भी बोर्ड की मैं बात करूं। और इसके पीछे का रीजन भी है। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि सिलेबस इतना बड़ा है ना कि एग्जामिनर, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आपका पेपर उतना मुश्किल नहीं बनाती, ठीक है। और अगर तुम थोड़ा स्टैट्स देखोगे ना पिछले साल के, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार जो बच्चे फेल होते हैं ना एग्जाम के अंदर, जैसे बोर्ड के अंदर फेल होते हैं कुछ बच्चे, 1-2% बच्चे जो फेल होते हैं, वो मेजरली कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ या फिर साइंस। एसएसटी के अंदर बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार एसएसटी थ्योरी सब्जेक्ट है एंड हर एक बच्चा उसमें पास हो जाता है, केवल कुछ बच्चों को छोड़ के जो कि कुछ नहीं लिख के आते। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, पास तो हर कोई होगा अगर तुम थोड़ा बहुत भी लिख के आओगे तो। चलो अब बढ़ते हैं। अब देखना, पहला पॉइंट क्या है, हाउ टू स्टडी। सारी चीजें ध्यान से सुनते रहना एंड अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम्हें पता है आखिरी का टाइम है यार। इस समय पर अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले तो भैया नोट्स से पढ़ोगे। नोट्स कौन से? शॉर्ट नोट्स। किसी टॉपर फ्रेंड से मांगो, उससे बोलो भाई यार शॉर्ट नोट्स दे दे भाई। एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना, एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो ना जिसका सिलेबस कंप्लीट है, बस 1-2 चैप्टर में उतना मजा नहीं आ रहा, मतलब मान लो नेशनलिज्म इन यूरोप तुम्हें उतना समझ नहीं आया, तो तुम उसके चैप्टर वाइज एनिमेटेड लेक्चर्स तुम देख सकते हो। अगर तुम वो स्टूडेंट है जिसको ज्यादा नहीं पढ़ा है तो नोट्स को ही प्रेफर करना। अगर तुम्हारा कोई टॉपर दोस्त नहीं है जो कि तुम्हें नोट्स देता है तो तुम वेरियस यूट्यूब चैनल के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, साइंस के एग्जाम में भी कहा था, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा है एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था भैया यार ऐसा क्यों बोल रहे हो। बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, अपना बड़ा भाई मान के मेरी इस बात को मान लेना कि यार स्टॉप वॉचिंग मैराथन्स। बहुत सारे आपके फेवरेट चैनल्स, आपके शायद फेवरेट टीचर्स मैराथन करवा रहे होंगे, बट मैं बस विनती कर रहा हूँ तुमसे कि मत देखना। क्यों भैया? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, मैराथन उन लोगों के काम आती है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिनको बस पास होना है, जिनको 40-50% लाने, ठीक है, उनके काम आती है। अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मैराथन्स मस्त देखो, तुम रिवीजन पे फोकस करो, तुम अपने वो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज करो, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज करो, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैराथन में टाइम खराब होता है, 6-6, 7-7 घंटे रिवीजन नहीं होता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। बट तुम इसलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें वो टीचर से प्यार होता है, वो टीचर तुम्हारे फेवरेट होते हैं, इसलिए तुम उस 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन को देख रहे होते हो, जिसका तुम्हें भी पता है फायदा उतना नहीं होता, ये अंदर से तुम्हें भी पता है। बट देख लो, मेरी अगर बात मान सकते हो तो इतनी मान लेना। दूसरी चीज, रिवीजन करने के लिए माइंड मैप का यूज तुम ले सकते हो। अब देखो, माइंड मैप की जो बात है ना वो ये होती है, तुम्हें पता है माइंड मैप्स क्या होते हैं कि ऐसा सर्कल बनाकर सारे एक चैप्टर को एक पेज के अंदर लिखा होता है, या तो तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब 1 या 2 पेज के अंदर पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त कर रखा है। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो माइंड मैप्स को फॉलो करो। अगर तुम चाहते हो मैं ही तुम्हें माइंड मैप्स दे दूं तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं टीम से बनवा दूंगा एंड एग्जाम से 1 दिन पहले टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि माइंड मैप्स का काम 1 दिन पहले ही होता है, उससे पहले कुछ काम आ नहीं रहा होते, ठीक है। अगली चीज क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग। देखो, जिन्होंने सिलेबस अभी तक ज्यादा कंप्लीट नहीं करा है उससे तो एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, बट अगर तुम्हारा सिलेबस 80% के आसपास कंप्लीट है, उससे ज्यादा कंप्लीट है, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे। बट एनसीईआरटी फास्ट रीडिंग करोगे कैसे? WWH स्ट्रेटेजी से बार बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। WWH ये क्या होती है? क्या होती है भाई पता? व्हाट, व्हेन, हाउ। मतलब हर एक टॉपिक, जैसे एनसीईआरटी का एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक टॉपिक है कि रोल ऑफ फ्रांस इन नेशनलिज्म।
उस टॉपिक पे तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने हैं। ये है क्या, व्हाट, ये हुआ क्यों, व्हाई, या फिर कब हुआ, व्हेन, और हाउ, ये हुआ कैसे, ये कैसे। ये 3 सवाल अगर तुमने खुद से पूछ लिए तो एनसीईआरटी तुम पूरी आराम से खत्म कर सकते हो, ज्यादा तुम्हें समय नहीं लगेगा। ऐसा मत करना एक एक लाइन तुम एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो, नहीं, हर एक टॉपिक पे WWH स्ट्रेटेजी से तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। अगर सिलेबस ज्यादा कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी मत पढ़ना, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले बता देता हूं कि वो जो आते हैं ना कि 100 सवाल यहीं से आएगा पेपर, 200 सवाल यहीं से आएगा पेपर, वो जो जितनी भी चीजें हैं ना, वो तुम तब देखना जब तुम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हो, उससे पहले मत देखना। अभी तुम क्या करो, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 10 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बस उतना काम करना है। वो जो टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन होते हैं ना, वो लास्ट में देखना जब तुम पूरा सिलेबस खत्म कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बात है ना, मैंने साइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे एंड 90% पेपर सेम आया था, ये तुम्हें भी पता है, तुमने देखी है वो वीडियो, जिसने वो देखी थी, जिसने फॉलो करा था, उसका फायदा हो गया होगा। तो अब एसएसटी के लिए भी ये सेम चीज मैंने बना दी है। अब देखो, एसएसटी के लिए थोड़ी डिफरेंट वे में बनाई है। एसएसटी के अंदर टॉपिक्स बहुत सारे मेन होते हैं, तो मैंने पता क्या करा है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया है। टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए, जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे, स्पेशली हिस्ट्री के। ज्योग्राफी और जो अपने बाकी बचते हैं उनके तो मैंने टॉपिक्स ही डाले हैं, बट हिस्ट्री के लिए मैंने क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं, और हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट चीट शीट भी मैंने बना दी है। ये सारी चीजें तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखो एक बार दिखा देता हूँ, ये रही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशल स्टडीज, ध्यान से देखना। जैसे हमारा हिस्ट्री है, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसके अपन देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे जो 5-7 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पर, कि भैया देखो फर्स्ट पेंटिंग बता देना, या फिर अपना ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिख देना, सब कुछ बता दिया है, कि भैया बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट भी बता देना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से ही सवाल आएगा। देखो अगर तुम वो स्टूडेंट हो ना जिसकी नैया डूबी पड़ी है, जिसको ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो भैया इनको फॉलो कर लो, ये चीजें पढ़ लो। अगर ये चीजें पढ़ोगे ना, पेपर के बाद फिर देखना 90% पेपर यहीं से उठ के आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है कि पेपर यहीं से उठ के आता है, हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि हम सीबीएसई वालों को फोन मिलाएंगे, हाँ भाई पेपर बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके हम बना रहे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिलेंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे। आगे चलते हैं भैया, अब अगला सवाल आता है कि हम क्वेश्चंस को याद कैसे करें, याद नहीं हो पाते, इतने बड़े बड़े सवाल हैं भैया, कैसे याद करें। सबसे पहला पॉइंट देखो, जब भी तुम एक आंसर पढ़ रहे हो, जैसे कि तुम किसी बुक से एक आंसर पढ़ रहे हो, इमेजिन करो एक क्वेश्चन है कि रोल ऑफ फ्रांस इन नेशनलिज्म, वही उठा लेते हैं, तो वो ना उसके कुछ 3 या 4 पॉइंट होंगे, है ना। तो हर एक पॉइंट का एक कीवर्ड होता है कि भैया रोल ऑफ फ्रांस ये था, एक कीवर्ड, तो उस कीवर्ड को पकड़ो, केवल उस कीवर्ड को पकड़ो, पूरा आंसर मत याद करो, उस कीवर्ड को पकड़ो। तो मतलब तुम्हें हर एक आंसर के कीवर्ड्स को पकड़ना है, केवल और केवल कीवर्ड पकड़ो, उन कीवर्ड को याद रखो, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। क्योंकि अगर तुमने कीवर्ड याद कर लिया ना, तो मेरे भाई मेरी बहन, एग्जामिनर ना डायरेक्ट कीवर्ड्स को देखेगा, टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो कीवर्ड टेक्निक याद रखना। दूसरी चीज एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल तुम सबको पता है, ये जो कीवर्ड है तुम याद कैसे करोगे, जैसे तुमने एक आंसर को याद करा, आईज को क्लोज करना, केवल 10 सेकंड के लिए उस आंसर को रिकॉल कर लेना, तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। अगली टेक्निक क्या है, हिस्ट्री डेट ट्रिक। देखो हिस्ट्री डेट ट्रिक क्या होती है, जैसे कि बहुत बार बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमारा ना एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम डेट्स को याद नहीं कर पा रहे, हम एग्जैक्ट डेट को याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारी एक डेट है 1810, ये हमारी डेट है, ये याद नहीं हो पाती, हम भूल जाते हैं। तो देखो आंसर के अंदर डेट लिख के आओ, बट जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली डेट लिख के आओ। अगर इमेजिन करो लॉन्ग आंसर है, तो जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्टली ये लिख के आओ। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अर्ली 1800, अर्ली 1800, ये भी तो लिख सकते हो आप, है ना, ये भी तो लिख सकते हो आप। तो ये हमारी डेट की टेक्निक। अगर लॉन्ग आंसर में तुम्हें डेट्स याद नहीं आ रही है, तुम कोई आंसर लिख रहे हो, तुम्हें यार उसमें डेट तुम भूल गए यार क्या डेट थी, और तुम्हें कुछ याद है कि भैया 1800 के अंदर था या 1900 के अंदर था, तो अर्ली वगैरह लगाकर तुम आराम से लिख सकते हो। जरूरी नहीं है तुम एग्जैक्ट लिख के आओ, बट देखो तुक्केबाजी मत करके आना कि अगर डेट है मान लो 1817 और तुम लिख के आ रहे हो 1810, तो टीचर ये देखेगा तो डायरेक्टली काट देगा। तो तुक्केबाजी मत करके आना, ऐसे अर्ली वगैरह यूज कर लेना, है ना, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, इसमें नंबर नहीं करते, आराम से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, पेपर टिप्स। अब देखो पेपर टिप्स क्या है यार, पेपर टिप्स इतनी ज्यादा तो नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें अभी तक पता ही चली गया होगा कि यार पेपर टिप्स जो है वो साइंस का पेपर भी हमने दे दिया है, इंग्लिश का भी दे दिया है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहली चीज, डोंट वेस्ट टाइम इन 3 और 2 मार्कर क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि 2 या 3 मार्कर होते हैं, उनमें टाइम खराब मत करना।
क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं ना, वो 2 नंबर के सवाल में आधा आधा पन्ना लिख के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहा है मेरे भाई, इतना आंसर मत लिखो। जब वहां पर पूछ रहा है कि केवल तू 2 नंबर के लिए लिख, तो केवल 3 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, उससे ज्यादा क्यों लिख रहे हो। और इस वजह से तुम्हारा आखिरी का पेपर छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डोंट वेस्ट टाइम, शुरू के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। एमसीक्यूज थोड़े से टिपिकल आते हैं एसएसटी के अंदर, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला पॉइंट, लॉन्ग आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है भैया, लॉन्ग आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी ये क्या चीज है। देखो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं बार बार अपने मेन चैनल के ऊपर भी बता चुका हूं। देखो लॉन्ग आंसर में बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होता, फिर हम कुछ भी लिख देते हैं, फिर वापस से पूरा आंसर काटते हैं, होता है ना। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, देखो आप क्या करो ना, अपनी आंसर शीट के आखिरी पेज को रफ पेज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर उसमें कुछ भी नहीं बोलेगा। आखिरी पेज को रफ पेज बना लो और उस पेज के अंदर ना अपने सब पॉइंट्स लिख लो। सब पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे इमेजिन करो एक सवाल आया नेशनलिज्म इन यूरोप का, एक सवाल आया लॉन्ग आंसर 4 या 5 नंबर का। अब मैं ना सोच रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना। हमें क्या करना है, आखिरी पेज पे जाना है। आखिरी पेज पे मैं गया और उसके बाद मैंने यहां पर कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, जो कीवर्ड्स मेरे दिमाग के अंदर आ रहे हैं, जैसे पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड मैंने यहां पर लिख दिया। उससे क्या हुआ, उससे ही हुआ, अब जब मैं अपना आंसर लिखने बैठूंगा ना, तो मैं पीछे पन्ना पलटूंगा, मैं देखूंगा अच्छा मैंने कीवर्ड ये लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर को फ्रेम कर दूंगा। इससे होता है एक तो तुम्हारा टाइम बचता है, दूसरा वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि भैया आंसर में बीच में भूल जाता है, देन पूरा आंसर कट करते हैं वापस लिखते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एसएसटी के अंदर, तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी तुम एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो याद रखना कि पिछले वाले पेज पे कुछ सब टॉपिक्स या सब हेडिंग्स या फिर कुछ कीवर्ड्स तुम लिख लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस आंसर को मैं लिखने कैसे वाला हूं। वरना बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं, बस आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, बाद में याद आता है कि यार इसका सेकंड पॉइंट तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा, अगर कोई आंसर नहीं आता तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे उन मूर्ख बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है। देखो अगर कोई भी आंसर नहीं आता ना, तो हमें क्या करना है, उसके चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि तुमने क्वेश्चन देखा और तुम्हें आता नहीं है उसका आंसर, तुम्हें चैप्टर आइडेंटिफाई करना है। तुमने देखा अच्छा ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन, तुमने आइडेंटिफाई कर, उसके बाद तुम्हें जो भी आता है ना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, वो तुम इस आंसर के अंदर चेप के आ, अगर 5 नंबर का है 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एसएसटी के अंदर कि अगर तुम आंसर के अंदर कुछ भी लिख के आते हो ना उस चैप्टर से रिलेटेड, तो 1 नंबर तो टीचर दे देता है। कोई भी टीचर सारे नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है तुम पास हो यार, कोई टीचर तुम्हें फेल नहीं करना चाहता। तो याद रखना कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करके आराम से आंसर लिख लेना। अगला पॉइंट, पॉइंट्स में लिखना है। जितने भी आंसर लिख रहे हो ना उसको पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करना, क्योंकि पॉइंट्स में लिखोगे तो टीचर के लिए आसानी होगी चेक करने में और आराम से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो पॉइंट्स में लिखना ट्राई करना, बट कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ में लिख देना, जैसे हिस्ट्री वगैरह के कुछ होते हैं उनको पैराग्राफ में लिख देना, बट 90% पेपर को पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट करना। अगला क्या है, स्टार्ट विद द बेस्ट पॉइंट। जो भी पॉइंट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है ना, जो भी पॉइंट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है ना, उसके साथ स्टार्ट। जैसे इमेजिन करो एक सवाल आ रखा है ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, है ना, कोई सवाल आ रखा है मनी क्रेडिट पे, एक चलो कोई सवाल मान लो, तो जो उसका जो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट वो मेरा बेस्ट पॉइंट होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़े और बोले यार क्या बात है, इसको तो सब आता है यार, क्या बात है। पहला पॉइंट इंप्रेशन बनाएगा। तो हर एक सवाल का पहला पॉइंट तुम्हें अपना बेस्ट पॉइंट लगाना है। वैसे ही वो पढ़े एग्जामिनर और बोले यार इसको तो आता है, फिर अगर तुम्हारे नीचे वाले पॉइंट्स थोड़े वीक भी हुए, तुमने अनाप शनाप इधर उधर की कहानियां भी लिखी हैं, तो भी वो थोड़ा बहुत इग्नोर करके तुम्हें नंबर दे देंगे। तो इसलिए याद रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पहला पॉइंट बहुत अच्छा लिख रहे होगे। तो आई होप कि आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेकर आंसर्स को कैसे याद करते हैं, आंसर्स को लिखा कैसे जाता है, लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखना है। एक चीज बोल रहा हूं कि बचे हुए टाइम के अंदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। एमसीक्यूज थोड़े से टफ आएंगे, पहली बता रहा हूं, तो एमसीक्यूज की प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाना। एंड यार देखो एक चीज मैं बोलूंगा कि यार एग्जाम तो आसान जाएगा ही, तुम सभी का बढ़िया जाएगा, बट यार एक चीज याद रखना, आज इस समय पर मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बनाऊं, बट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं फाइटर हूँ और मैं जानता हूँ तुम सब भी फाइटर, हम फाइटर हैं। फाइटर मेंटेलिटी के साथ काम करना है, एसएसटी का पेपर बढ़िया जाएगा, इस सोच के साथ जाना है। और अगर अच्छा नहीं भी जाता तो भी इस सोच के साथ जाना है कि अगला पेपर इससे बेहतरीन करके, तो फाइटर बनना करने की बात की। याद रखना ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम जाने। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।